بنانا اور انہیں تعلیم دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل ایک ریفارمیشن ہوم ہے۔ ای ٹی اردو کشمیر میں آج بس اتنا ہی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے خاص بات ہینا کے ساتھ۔ آداب۔ دو ہزار چار میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ وہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو۔ تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام۔ آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہینا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے انسداد فقہ وارانہ فساد بل، اپوزیشن جماعتیں بل کی مخالف، کچھ تجاویز پر اعتراض۔ پناہ گزین کیمپوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کا دعویٰ، پناہ گزینوں اور سماجی تنظیموں نے بتایا سراسر جھوٹ۔ اور مذہبی رہنما سیاسی پارٹیوں کا کھلونا نہ بنے، پوری پیٹھ گووردھن مٹھ کے گرو شنکراچاریہ کا بیان۔ مرکزی کابینہ نے انسداد فقہ وارانہ فساد بل کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے کے مطابق اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں، انہیں اس بل کی بعض تجاویز پر اعتراض ہے۔ اپوزیشن کے مطابق یہ بل
मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला है। मरकजी हुकूमत ने इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल को पीर के रोज मंजूरी दे दी है। इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट के रवां इजलास में ही लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में तकरीबन 1.5 घंटे चलने वाली मरकजी काबीना की मीटिंग में पुराने बिल में चंद तब्दीलियों के साथ नए बिल के मसवदे को मंजूरी दे दी गई है। इससे एक दिन कबल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में मुनक्किदा पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में इस बिल पर गौर व खौस किया गया था और इसे काबीना से मंजूरी दिलाने का फैसला किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने पार्लियामेंट में इस बिल को मंगल को पेश करने की बात कही है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद मरकजी हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि मकामी इंतजामिया की सिफारिश के बाद फसाद मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना करे। इसके अलावा फिरका वाराना हम आहंगी बनाए रखने के लिए रियासती हुकूमतों की सिफारिश की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत कार्रवाई भी कर सकती है। बीजेपी ने इस बिल की मुखालिफत की है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात के बाद ही इस बिल को लाने का मंसूबा बनाया था, ताहम बीजेपी के अलावा बाएं बाजू की जमातों ने भी इस बिल की मुखालफत की थी। उनका मानना है कि बिल रियासती हुकूमतों के इख्तियारात में दखल अंदाजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इससे पहले पार्लियामेंट के हालिया इजलास में इंसदाद फिक़वाना फसादात मुखालिफ बिल को पेश करने के मुतालबे को लेकर एएमयू लायरम फोरम ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस मौके पर बिल को फौरी पार्लियामेंट में पास करने का मुतालबा किया गया। इस देश में मुसलमान का जो हाल है उसको कैसे बयान करें समझ में नहीं आता, और यूं समझिए कि मजलूम भी हम हैं, कातिल भी हम ठहरे। मजलूम भी हम हैं, कातिल भी हम ठहरे। दुनिया देख ले कैसा सितम है। तो हमारा हाल ये है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर जगह मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये जो बिल है 2004 में सबसे पहले कंसीव हुआ था। ये जो बिल है 2004 में सबसे पहले कंसीव किया गया था। जो गुजरात में दंगे हुए थे उसको काबू, उससे सबक लेते हुए, लेकिन अफसोस कि उसके बाद सैकड़ों दंगे और हो गए, आज तक इसको लागू नहीं कर दिया। अब से पहले जब ये बिल बना हुआ था इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन अभी इस बिल का अपने आप में एक मजाक बना दिया है। उस मजाक के तौर पर भी इस बिल को पास नहीं कर रहे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इस बिल के लिए सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहा है, जबकि ये बिल प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी। ये बिल मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है। वज़ीर आला अखिलेश यादव कहते हैं कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को हर मुमकिन मदद दी जा रही है, लेकिन मीडिया उन्हें बदनाम कर रहा है। वज़ीर आला इधर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उधर फसाद मुतासरीन दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि यूपी हुकूमत उन्हें मदद देने के बजाय परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश रियासत के वजीर आला अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि मुजफ्फरनगर के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। उनका इशारा मीडिया की तरफ भी था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत शुरू से ही मुजफ्फरनगर के फसादज़दा अफराद की जरूरतों का ख्याल रख रही है, उन्हें खाना, कपड़ा और दीगर जरूरी अशिया फराहम करा रही है। जाड़े के मौसम में लोगों को गर्म कपड़े भी दिए गए हैं, उनके इलाज के लिए डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का काम जोरों से जारी है और उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है, वगैरह वगैरह। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करती है और एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, जिसके बाद जिम्मेदार अफराद को कड़ी सजा भी दी जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और सरकार ने जो जो कहा था मदद करने का वो भी किया है। चिकित्सा और इलाज का इंतजाम कैसे बेहतर हो उस पर काम कर रही है। जिन बच्चों की जान चली गई उस पर भी कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई भी करेंगे। और जो सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने थे, आप जानकारी कर लेना, सर्दियों के कपड़े, हालांकि टीवी दिखा भी रहा है, बहुत
अच्छा इंतजाम सरकार ने किया है। अब किसी से जानबूझ करके पूछवा लेना कि खराबी दिया है, वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से आप जानकारी करना कि रजाई, शॉल और बच्चों को कपड़े उपलब्ध करने का काम सरकार ने किया है। और जो मदद, जो फैसला हुआ था कि जो गांव नहीं जाना चाहते हैं उनके घर की भी इंतजाम करने का काम हुआ था, वो भी पैसा पहुंचाया जा चुका है। अब जो और बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा या और बातें होंगी, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कल भी कहा कि पूरी जानकारी करके क्या सच्चाई है वो हम तक पहुंचाएं। अखिलेश यादव फूलों के बीच बैठकर जो बातें कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और पनाहगुजी कैंपों में रहने वाले किस कस्मपुरसी के हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरनगर के पनाहगुजीनों की फरियाद जब रियासत में नहीं सुनी गई तो वो अपनी फरियाद लेकर दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही हमें। वहाँ पे लोई शिविर में अभी हम रह रहे हैं। जो हमारे बाप के कातिल हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे। 4 महीने हो लिए, लगभग 4 महीने हो लिए, आज तक वो खुले घूम रहे हैं। जो माता थी, बहन थी, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया गया, वो भेड़िया अभी खुले आजाद घूम रहे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से। हमें मुख्यमंत्री साहब से ये चाहते हैं कि हमारे घर में आग लगा दी गई है और हमारा घर जो है 20 लाख रुपए का है। इसमें हमारी लड़की का दहेज का सामान भी था, वो भी सब कुछ लूट लिया गया, आग लगा दी गई है। इसलिए उन्होंने मारकाट की। हम वहाँ से अपनी जान बचा के लोई कैंप आके रह रहे हैं। सरकार को और मुआवजा देना चाहिए, हमारी और मदद करनी चाहिए, हमारे मकान बना के देने चाहिए। और सरकार हमें जो है वहाँ से भी उठा रही है कि ये कैंप खाली करो। अच्छा, कुछ जिन लोगों को 5 लाख रुपए पुनर्वास के मिले, अगर वे कहीं मकान बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी रोक देते हैं। जैसे पलड़ी है, कई जगह हैं, लोग वे कहते हैं, अभी आज अखबार में आप भी पढ़ लो, शाहपुर में कल एक मीटिंग हुई भाजपा वालों को, ये कह रहे हैं या तो इन्हें हटाओ, जबरदस्ती नहीं मकान ढा देंगे। आप ये बताइए ये कहाँ जाएंगे? वे कहते हैं हिंदू बस्ती में बसा रहे हैं, जहाँ वे इन्हें ले जाना चाहते हैं गाँवों में, वे जाट बाहुल गाँव है तो वे नहीं हिंदू गाँव है। हमें ये पता नहीं वे इन्हें क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। इतने परेशान लोगों ने कर रखे हैं, प्रशासन का कोई दबाव नहीं उन गुंडाइयों पे। अभी उनकी जुगती गुंडागर्दी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पनाहगुजीनों की बदहाली का कोई गवाह नहीं है। कैंपों का दौरा करने वाली समाजी तंजीमों का भी मानना है कि यूपी हुकूमत लच्छेदार तकरीरों के पीछे फसादात का सच छुपाने की कोशिश कर रही है। ये तो झूठ बोल रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मतलब वहाँ जिस पैमाने पे हिंसा हुई है, जितने बड़े पैमाने पे लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा है, ये गांव से निकाला गया है, देश के विभाजन के बाद इतनी बड़ी घटना मुझे तो नहीं लगता कि देश में कहीं हुई है। और लगातार सरकार जो है इसको ढकने की कोशिश कर रही है। जो सरकार जो लगातार कर रही है कि मुजफ्फरनगर की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने हमने रोका और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा सितंबर के बाद नगला मंदौड़ की पंचायत के बाद लगभग 50 ऐसे मर्डर हम लोगों ने खुद चिन्हित किए हैं बागपत इलाके में, जिनको सांप्रदायिक हिंसा में माना ही नहीं गया वो मर्डर है। इसके अलावा आज छोटे छोटे बच्चों के मरने की मौत का मामला आया है। अगर सरकार अगर इसमें रहती और अखिलेश यादव अगर उनको कहीं से भी सुविधाएं मुहैया कराने का मकसद रहता तो सितंबर महीने में जो उन्होंने वादा किया था कि लोहिया आवास योजना के तहत हमको सरकार देंगे, हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि लोहिया आवास योजना के तहत जो उन्होंने वादा किया था सरकार आवास देने का, वो आवास अब तक कहाँ है? साफ जाहिर है कि वजीर आला अखिलेश यादव सच छुपाने के लिए मीडिया और मुखालिफिन की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया तो वही दिखाता है जो सच है, कैमरे में वही तस्वीरें कैद होती हैं जो जाहिर में मौजूद होती हैं। अखिलेश यादव को अब सच का सामना करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए इत्तेहाद बेहद जरूरी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों में फूट डालने वाले खुद गर्ज होते हैं। मजहबी रहनुमा किसी सियासतदान या सरमायाकार के जेर असर न रहे, इन तमाम ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में यौम हुसैन के मौके पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने किया। हजरत इमाम हुसैन बाहमी इत्तेफाक का सरचश्मा के उन्वान से बेंगलुरु में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। बेंगलुरु के माहिर तालीम और समाजी कारकुन आगा सुल्तान की जानिब से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी मठ, गोवर्धन मठ,
के जगजीत गुरु शंकराचार्य ने मजहबी तालीमात को आम करने पर जोर दिया। लेकिन धर्म का जानकार गुमराह में कभी नहीं आ सकता। हमारी हुकूमत हमारी है, हम किसी पूंजीपति या किसी राजनयिक या किसी बाहुबली के प्रभाव में आने का हम जरूरत नहीं मानते। और जब कोई धर्म गुरु इस प्रभाव में आता है, मान लो कि दुनिया के लिए काला दिन आने वाला है। मुकर्रिरीन ने हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को रहती दुनिया के लिए मिशन राह करार दिया और कहा कि उनका पैगाम किसी एक फिरके तक महदूद नहीं था, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए था। वो यकीनन इत्तेहाद के सरचश्मा थे। इत्तेहाद उनकी बारगाह से फैलता रहा। 50 साल की उम्र पाक पहुंची। यजीद से पहले जितने लोग भी हुकूमत कर रहे थे, कहीं इमाम ने कोई इत्तेहाद तोड़ने वाली बात नहीं की। सबके साथ चले। लेकिन जब यजीद पलीद जैसा इंसान तख्ते हुकूमत पे बैठा तो इमाम आली मकाम ने कहा, नहीं, तेरी बैत नहीं की जा सकती। चाहे वो शिया सुन्नियों को लड़वाने वाले हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के लड़वाने वाले हों, उन सब की अपनी खुद गरज होती है। उनको हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला अगर हिंदू है तो उसको हिंदू से मोहब्बत नहीं है, अगर मुसलमान है तो उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। शिया है, सुन्नी लड़वाने वाले शिया सुन्नी, तो जो शिया है उसको शियत से कोई लगाव नहीं है, अगर सुन्नी है तो उसको अहले सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है। उनकी अपनी गरज हुआ करती है। We have been trying all these years to spread the message of Imam, not only to our community, to one and all, because I think Imam Hussain belongs to the humanity. इजलास में सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी इत्तेहाद की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर कश्मीर से शाये होने वाले महाना रिसाले हकीमुल उम्मत के खुसूसी एडिशन का इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज बंगलुरु। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सरबराह डॉक्टर जफर महमूद ने कल रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से मुलाकात की है और उनकी तहरीक की हिमायत की। इस मौके पर डॉक्टर जफर महमूद ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से तैयार की गई 20 नुकाती फहरिस्त भी अन्ना हजारे के सुपुर्द की। डॉक्टर जफर महमूद ने कहा कि अगर यूपीए हुकूमत 20 नुकात पर अमल नहीं करती है तो मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों के 20 कामों को पूरा करने वाली सियासी पार्टियों की ही हिमायत का ऐलान करेंगे। अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने हाथ उठाकर 20 नुकाती फहरिस्त की हिमायत की। इस वफ्द में मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर के डॉक्टर अजीमुद्दीन, प्रोफेसर अनवर खान और डॉक्टर सैयद साद भी शामिल थे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना बरकती ने यूपीए हुकूमत को घोटालों की सरकार करार दिया है। मौलाना बरकती ने इलाकाई पार्टियों के मुमकिना इत्तेहाद पर मुश्तमिल फेडरल फ्रंट में वज़ीर आला ममता बनर्जी को मजबूत बनाने और रियासत में तृणमूल को 38 सीटों पर जीत दिलाकर ममता बनर्जी के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार करने की अपील की। अक़लियती सेल ने यौम अक़लियत के मौके पर ममता बनर्जी को वज़ीर आज़म बनाओ के नारे के साथ अपनी मुहिम शुरू करने का इरादा जाहिर किया। कि मुल्क को बचाओ और ममता बनर्जी को लाओ, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम ये चाहते हैं आने वाले एमपी इलेक्शन में ममता बनर्जी को 37 से 38 सीट दी जाए ताकि एक थर्ड फ्रंट के लिए फैसला लिया जा सके और ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये शाही इमाम मौलाना बरकती की तमाम लोगों से अपील है और इस मुहिम तो शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है।
और इस सब के बीच नंदीग्राम और सिंगूर जमीन जैसी तहरीकों ने तृणमूल को बंगाल का इख्तिदार सौंपा, लेकिन तृणमूल हुकूमत लोगों की उम्मीदों और अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी। एक रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के हुगली जिला में वाक़ फुरफुरा शरीफ को बंगाल की तारीख में अहम मकाम हासिल है। लाखों लोगों की अकीदत यहाँ से वाबस्ता है। मजहबी और समाजी उलूम के फरोग के लिए फुरफुरा शरीफ की खिदमत काफी अहम है। यहाँ के अकीदतमंदों में न सिर्फ रियासत बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने लोगों की अकीदत के पेश नजर 2010 में डांकोनी से फुरफुरा शरीफ रेलवे लाइन बनाने का ऐलान किया, जिसके लिए हजारों लोगों की जमीनें ली गईं। रेलवे की जानिब से जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया गया, लेकिन ममता बनर्जी अपना वादा नहीं निभा पाई। रेलमंत्री থাকা অবস্থায় উনি ডানকুনি টু ফুরফুরা শরীফ রেল লাইনের একটা ঘোষণা করলেন। এতে বাংলার মানুষ খুশিতে, এবং আমাদের কাছে ছবি এখনো আছে, চারিদিকে মানুষ মিষ্টি খেতে আরম্ভ করে, মিষ্টি খাওয়াতে আরম্ভ করেছে। সেই রেল লাইন শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এখন পর্যন্ত 1 কিলোমিটারও মাটি পড়েনি। जमीन देने वाले किसान भी आज बेसरो सामानी के आलम में हैं। खेती के जरिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के घरों में आज 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। जमीन देने वालों में गरचे कुछ लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन तकरीबन 700 लोग ऐसे हैं जो नौकरी से महरूम हैं। ফুরফুরা শরীফ রেলের প্রজেক্টের স্যাংশন হয়েছিল, জমি আমার পড়েছিল, জমি পাওয়ার পরে টাকা আমি পেয়েছি, ফর্ম পেয়েছি, কিন্তু চাকরি পাইনি। ফর্ম জমা করেছি, কিন্তু আজ দেবো কাল দেবো, আজ দেবো কাল দেবো করে 3 বছর ঘুরছি। 2011 সালের নভেম্বরে ফর্ম জমা করেছি। এইভাবে আমাদের ঘুরাচ্ছে, যার জন্য আমরা কোর্ট করেছিলাম, কোর্টের অর্ডার হয়েছে, অর্ডারেও চাকরি দিচ্ছে। 90 দিন শেষ হয়ে গেছে, তাও চাকরি দিচ্ছে। जमीन पॉलिसी यानी किसानों से जबरदस्ती जमीन लिए जाने की हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जहां बंगाल से साबका लेफ्ट हुकूमत को अपना इख्तिदार खोना पड़ा, वहीं ममता हुकूमत भी इन इल्जामात से बरी नहीं है। वजीर आला ममता बनर्जी ने 2010 में, जब वो वजीर रेलवे थी, फुरफुरा शरीफ रेलवे स्टेशन के लिए हजारों किसानों से जमीनें ली, लेकिन आज ये किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। रियासत में वजीर आला ममता बनर्जी की हुकूमत है, लेकिन अब तक इन किसानों को ना तो बेहतर मुआवजा मिला और न ही सरकारी नौकरी। ऐसे में किसानों की ये नाराजगी आइंदा लोकसभा इलेक्शन में ममता हुकूमत को क्या दिन दिखाएगी, ये कहना मुश्किल है। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। अलीगढ़ में काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन क्रू के जेर एहतमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके जमालपुर में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में माहिरीन ने खवातीन और बच्चों की सेहत और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। दिल्ली में मुनक़िदा सैरोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अबुल कासिम अल ज़वारी अपने इख्तिताम को पहुंची। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम करारदादें भी मंजूर की गईं। इसके साथ ही नई नस्ल को अपने अजदाद के कारनामों से मुतारफ करवाने के लिए हर 3 साल में एक मरतबा कॉन्फ्रेंस करने का फैसला भी किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मेस्को के मुश्तरका ताउन से अद्वियात और सर्जरी में अबुल कासिम ज़हरावी की विरासत के मौजू पर मुनक़द बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पास किए गई करारदादों में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि एम्स के कायम होने वाले इदारों में से एक को ज़हरावी के नाम से मंसूब किया जाए। साथ ही तिब्बी मैदान में कारहाय नुमायां अंजाम देने वालों को ज़हरावी के नाम से अवार्ड के तकसीम की शुरुआत को यकीनी बनाया जाए। देखिए, जाहिर है कि इतने बड़े अबकरी शख्सियत पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिस तरह का रिस्पॉन्स हुआ है, उसकी रोशनी में ये जरूरी है कि हम हुकूमत से ये कहते हैं कि उनके नाम से एक स्टैम्प इशू करें और जो 6 नए एम्स कॉलेज बन रहा है उसमें कोई एक उनके नाम से कायम करे, उनका नाम उसमें दे। 1000 साल पहले अल ज़हरावी ने जो तजुर्बात किए हैं, जो सर्जरी में इन्वेंशंस लाए हैं, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स वो ज़माने के कायम किए, जो आज भी उसी प्रिंसिपल्स पे सर्जरीज की जाती हैं। इसके बारे में हम ख़ास तौर से नई नस्ल को बतलाना चाह रहे हैं ताकि उनको मोटिवेट करें, उनको ये बतलाए कि अगर वो दिलचस्पी रखते हैं
हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है और डेडिकेटेड है, तो वो भी एक दिन अल ज़हरावी की तरह या उससे बेहतर अपने आप को बना सकेंगे। आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखें, ठीक है वो क्रूड है देखने में, क्योंकि उस जमाने में उतना फिनिश नहीं था इंस्ट्रूमेंट बनाने का, लेकिन बेसिस वही है। अगर जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि आज हवाई जहाज इतने अच्छे से निकल गए, सोनिक और सुपरसोनिक प्लेन्स, लेकिन राइट ब्रदर्स जिनकी फ्लाइट सिर्फ 1 मिनट की थी, 1 मिनट अगर जहाज गिर गया था, उनको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आइडिया उन्हीं का था कि कोई चीज हवा में उड़ सकती है। तो उसी तरह ज़हरावी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्रूडनेस है, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मॉडर्न, और आज की सर्जरी इनकम्प्लीट रहती अगर ज़हरावी नहीं होते। बाबाए सर्जरी अबुल कासिम ज़हरावी के बगैर जदीद सर्जरी का तस्वुर महाल है। बैरून मुमालिक के मंदूबीन ज़हरावी को इस्लामी सर्जन तो मानते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इस्लामी मुमालिक ने भी ज़हरावी को वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। He is one of the best surgeons all over the world since 1000 years. He did the 30 treatises on surgery, which influenced Europe very much, and they considered it as a very original subject in surgery. So Al-Zahrawi, from the standpoint of the West and the East, is one of the most important surgeons all over the world. As a Muslim, I'm proud of Al-Zahrawi. He was a famous surgeon of that century, and his book translated to many languages of the world at that time. I think for 4 or 5 centuries, it was the most popular book of surgery in the Europe, not just in the Islamic world. मोमिनून की आयत को पे निगाह रखता है। सूरह मोमिनून की आयत 14 और 16 में ठीक बच्चे के फर्टिलाइजेशन से लेकर नुतफा करार पाने से लेकर अब बच्चे की पैदाइश तक का जिक्र किया गया है। अब इसको जो आदमी इसको समझता है वही समझ सकता है कि फिर एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो चूंकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि हमें मादर से अलग हट के हमल करार पाना, और ये बात सबसे पहले अल-ज़हरावी साहब ने अपने यहाँ ये बात कही है, इसके अलावा किसी ने कोई बात कही थी। तो ये मेरा ये मानना है कि मैं खुद कुरान शरीफ का जो तालिब इल्म हूँ, कुरान शरीफ में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से 1200 आयतें ऐसी हैं जो साइंस के बारे में इत्तला देती हैं। उनमें से कुछ प्रूव की जा चुकी हैं और बहुत ज्यादा क़यामत तक कभी बहुत सी बातें प्रूव की जानी है। तो जो आदमी कुरान को जानता और पढ़ता, बल्कि डॉक्टर कीथ मोर जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से हैं, उन्होंने मशवरा दिया था अपने जूनियर डॉक्टर्स को कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्वान तय कर लीजिए और उसके बाद फिर ये देखिए कि क्या इस जो रिसर्च करना चाहते हैं उसका कोई हवाला कुरान या हदीस में है क्या। अगर है तो आप यकीन मानो कि तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो उस वक्त ज़हरावी साहब के जमाने के भी लोग और अब इधर जो इस सदी के साइंटिस्ट हैं वो भी कुरान शरीफ को मानते, कहते और करते हैं। इस सहरोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के 500 से जायद मंदूबीन ने शिरकत की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के मंदूबीन समेत अमरीका, बरतानिया, इराक, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लोगों ने शिरकत की। सहरोजा कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों मकाले पढ़े गए। ETV न्यूज, नई दिल्ली। पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख देने वाले वाक़े दिल्ली के दामनी इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल वाक़े को पूरा 1 साल हो गया। इस इंसानी सोच वाक़े के बाद मुल्क में बेदारी की एक नई लहर आई और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी भी हुई। इन सब के दरमियान वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने जो कुछ महसूस किया उसे सफ़ात पर नज़्म की सूरत में पेश किया है। खुद सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। आपने श्रद्धांजलि जो अपनी तरीके से आपने श्रद्धांजलि दी है निर्भया को, दामिनी को, कुछ कविताएं आपने लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है। जो यहाँ पंक्तियां लिखी है, दामिनी के नाम लिखे हैं और कुछ ऐसे हैं जिला ने गाया उसको समझता हूँ जिला के गाने से उसमें 4 चांद लग गए हैं।
سلمان خورشید نے دامنی کے تعلق سے جو کچھ محسوس کیا اسے صفحے پر اتار دیا ہے. پیش